तो चंदेल मंदिरों की अन्य विशेषताओं की अगर हम बात करें, चंदेल मंदिर की अन्य विशेषताओं में अगर हम बात करें तो जैसे इन मंदिरों में अगर आप देखें तो खिड़कियां होती थी, यानी मंदिर एक ऊंचे अधिष्ठान पर बनाया गया है जहां अत्यंत भव्य शिखर है। कुछ खास बात जो है, एक ऊंचे अधिष्ठान पर बनाया गया है और जहां अत्यंत भव्य शिखर है, जहां अत्यंत भव्य शिखर हैं। अत्यंत क्या है? भव्य शिखर दिखाई देते हैं, जो खास बात है। और यही नहीं, इसमें जालीदार खिड़कियों का निर्माण किया गया है। यहां जहां जालीदार खिड़कियों का निर्माण किया गया है, जालीदार खिड़कियों का निर्माण किया गया है, जालीदार खिड़कियों का निर्माण किया गया है। यह भी एक खास बात है। मंदिर के शिखर पर कलश एवं आमलक की संरचना मिलती है। मंदिर के शिखर पर कलश एवं आमलक की संरचना, आमलक की संरचना मिलती है। कलश एवं आमलक की संरचना मिलती है और गर्भगृह के प्रवेश द्वार को सजाया गया है। और गर्भगृह के प्रवेश द्वार को सजाया गया है। तो प्रवेश द्वार को सजाया गया है, गर्भगृह के प्रवेश द्वार को सजाया गया है। और एक खास बात जो बच्चों है कि यहाँ के जो मंदिर है वो पंचायतन शैली में बनाए गए हैं। तो क्या खास बात है? यहाँ बने मंदिर पंचायतन शैली में है। यहाँ बनाए गए मंदिर पंचायतन शैली में है। यहाँ बनाए गए मंदिर किस शैली में है बच्चों? पंचायतन शैली में। और पंचायतन जिसमें एक तरफ एक मतलब इसकी संरचना में देखो तो पंचायतन शैली में 5 देवताओं की पूजा होती है। ये ऑलरेडी मैं आपसे शेयर भी कर चुका हूँ। और पंचायतन शैली के जो मंदिर बनाए जाते हैं तो उनमें खास बात जो देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि जिसके तहत होता यह है कि एक मुख्य मंदिर होती है और 4 कोनों पर अन्य मंदिर होते हैं। एक मुख्य मंदिर होती है, और 4 अन्य मंदिर, एक मुख्य मंदिर होती है या होता है और 4 अन्य मंदिर जो है बने होते हैं। इसकी खास जो बात है, 4 अन्य मंदिर बने होते हैं। ये भी एक विशेष रूप से उल्लेखनीय बात मानी जा सकती है। और यही नहीं,
उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो खजुराहो के प्रमुख मंदिरों में कंदारिया महादेव का मंदिर, कंदारिया महादेव का मंदिर जिसे धंग ने बनवाया था। अगले मंदिर में अगर आप देखें तो अन्य मंदिरों में अगर आप देखें तो लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वैसे आपको क्लियर बता दूं बेटा कि चंदेल शासक वो शैव धर्म के प्रखर निर्माता माने जाते हैं, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय बात मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गुजरात और राजस्थान में भी सोलंकी शासकों के संरक्षण में मंदिरों का निर्माण किया गया है। यानी राजस्थान एवं गुजरात के मंदिर, तो इनकी विशेषता जो खास बात है बच्चों वो ये है कि ये मंदिर सोलंकी शासकों के द्वारा ये मंदिर सोलंकी शासकों के द्वारा बनवाए गए। थे। पहली विशेषता राजस्थान गुजरात के मंदिरों की हम जो देख सकते हैं, और इनमें अगर आप देखो तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पर्वत के पास, दिलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पर्वत पर नागर शैली में बना है। नागर शैली में बना है। ये एक प्रसिद्ध मंदिर है, इसके बारे में आप सुने होंगे, बहुत सारे लोग इसको देखे भी होंगे। और इसमें जो मंदिर में जो गुंबद है, मंदिर के गुंबद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मंदिर के गुंबद की अगर हम बात करें, और प्रवेश द्वार, मंदिर के गुंबद एवं प्रवेश द्वार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगर आपको कभी मौका मिले तो यहाँ जाएं और इन मंदिरों की संरचना का आनंद लें। देखें कि कैसे लोग नक्काशी, मंदिरों में अलंकरण, सौंदर्य और स्थापत्य कला कैसे अपनी एक निजता को व्यक्त कर रही है। तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। और ये और ख़ास बात क्या है कि इस मंदिर पर प्रवेश द्वार के पास नवग्रह का अंकन है। प्रवेश द्वार के पास नवग्रह का अंकन है। ये भी एक उल्लेखनीय बात है कि प्रवेश द्वार के पास नवग्रह का अंकन है। ये महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है। और ये मंदिर जो है संगमरमर का बना है। यह मंदिर संगमरमर का बना है। किसका बना है बच्चों?
संगमरमर का बना है मंदिर, ये खास बात है। और इसकी केंद्रीय छत की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसका जो केंद्रीय भाग है, यहाँ छत का जो केंद्रीय भाग है, उसमें कोष्ठक मेहराब की संरचना मिलती है। मंदिर के केंद्रीय भाग में, मंदिर के केंद्रीय भाग में कोष्ठक मेहराब की संरचना मिलती है। कोष्ठक मेहराब की संरचना मिलती है। कोष्ठक मेहराब की संरचना मिलती है, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जबकि वास्तव में अगर आप देखो तो ये मेहराब नहीं है, जबकि वास्तव में मेहराब नहीं है, मेहराब नहीं है, यानी आर्च नहीं है, आर्च नहीं है, ये मेहराब जो है नहीं है, यानी मेहराब का प्रयोग, जबकि वास्तव में मेहराब नहीं है, या मेहराब का प्रयोग नहीं है, मेहराब का प्रयोग नहीं है। ये भी एक खास बात देखी जा सकती है। इस मंदिर के बारे में अगर आपको बता दें बच्चों कि इस मंदिर का निर्माण सोलंकी शासक भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह ने करवाया था, के मंत्री विमल शाह ने करवाया था। भीम फर्स्ट के मंत्री विमल शाह ने करवाया था। तो इस तरह से राजस्थान की इस मंदिर का विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। अगर हम गुजरात की बात करें बच्चों, तो गुजरात में बलुआ पत्थर से बने मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं। गुजरात में बलुआ पत्थर से निर्मित मंदिर उल्लेखनीय है। गुजरात में बलुआ पत्थर से निर्मित मंदिर उल्लेखनीय है। और उदाहरण के लिए मोढेरा का सूर्य मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो प्रमुख रूप से जो है माना जाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। तो इस तरह से हम नागर शैली के उदाहरण को देख सकते हैं। उत्तर भारत की नागर शैली के उदाहरण के अंतर्गत मैंने आपको गुप्त काल के बारे में बताया कि गुप्त काल में मंदिरों के निर्माण का प्रारंभ हुआ। पहली बार दशावतार मंदिर में शिखर के प्रमाण मिलते हैं। इस दौरान पत्थर और ईंट दोनों से मंदिर बनाए गए। फिर इन मंदिरों का धीरे धीरे विकास होता गया। इस संदर्भ में गुप्तकालीन मंदिरों के बाद मैंने उड़ीसा के विभिन्न मंदिरों का वर्णन किया। इसमें उदाहरण के लिए मैंने जैसे कोणार्केश्वर मंदिर की बात की, पुरी के जगन्नाथ मंदिर की बात की, लिंगराज मंदिर की बात की। इस मंदिर में जो संरचना है उसके जो स्पेसिफिक शब्द आते हैं, चाहे वो देउल गर्भगृह की बात हो, मंडप की बात हो, मस्तक की बात हो, गंडे की बात हो, तो इनके लिए जो टेक्निकल शब्द आए, क्योंकि कभी कभी अगर आपसे मेंस में पूछ लिया जाए कि उड़ीसा में नागर शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी,
तो प्रमुख विशेषताओं में आपको 2-3 उदाहरण, जैसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर और पुरी का ही सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में ही, और इसके अलावा लिंगराज का मंदिर। तो भुवनेश्वर का मंदिर, पुरी का मंदिर, लिंगराज मंदिर, इन सब मंदिरों का आप उदाहरण के द्वारा बताएंगे। साथ साथ इसमें संरचना और इनके जो स्पेसिफिक विशिष्ट शब्द हैं उनको आप बताएंगे। नागर शैली में मैंने फिर इसके अंतर्गत, इसके बाद मैंने आपको चंदेल शैली में बताया कि एक बड़े अधिष्ठान पर प्रमुख प्रखर शिखर के रूप में जालीदार खिड़कियों से युक्त मंदिरों का निर्माण किया गया। पंचायतन शैली में यानी एक मुख्य मंदिर, 4 अन्य मंदिर, यानी 5 देवी देवताओं की मंदिरों का निर्माण पंचायतन शैली में होता था। दशावतार मंदिर को भी पंचायतन शैली में माना जाता है। इसके बाद मैंने राजस्थान के आबू पर्वत पर जैन मंदिर जो बिमल शाह के द्वारा बनाया उसका, और मोढेरा का मंदिर जो गुजरात में बनाया गया सूर्य मंदिर, उसके बारे में भी आपके साथ शेयर किया। अब हम लोग दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली है उस पर भी चर्चा करते हैं। दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। बच्चों अगर आप देखो तो द्रविड़ शैली के मंदिरों की जो शुरुआत होती है दक्षिण भारत में, अगर हम देखें तो वो पल्लव काल के द्वारा होती है। पल्लव काल में पल्लव शासकों ने जो है द्रविड़ शैली के मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया, और पल्लव शासकों ने महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन और अपराजित ने मिलकर के 4 प्रकार की शैलियाँ विकसित की, जो इनके नाम पर ही इन शैलियों को हम देखते हैं। तो पल्लवकालीन जो मंदिर कला शैली का विकास शुरू हुआ द्रविड़ कला शैली का, यह चोल काल में एक अपनी उन्नत स्थिति को प्राप्त करता है, और बाद में द्रविड़ शैली विजयनगर काल में अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करती है। यानी इस शैली में भी अगर आप देखें तो पल्लव काल में जो शुरू हुई, राष्ट्रकूटों के द्वारा कुछ खास ऐसा दिखाई नहीं देता, और चोल शासकों ने इस द्रविड़ शैली को और विकसित किया, और क्लाइमेक्स पर यानी उत्कर्ष पर ये विजयनगर शासकों के काल में पहुंचती है। तो पल्लवकालीन मंदिरों को हम द्रविड़ शैली के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले हम पल्लव मंदिर स्थापत्य की चर्चा करते हैं। इसमें पहली जो शैली आती है उसको हम महेंद्र वर्मन शैली कहते हैं। दूसरी नरसिंह वर्मन मामल, तीसरी नरसिंह वर्मन राजसिंह शैली, और जो चौथी है वो नंदीवर्धन शैली एवं अपराजित शैली। इनका जो है हम 4 शैलियों के अंतर्गत इनको हम देख सकते हैं। अब हम एक एक शैली का क्रमशः विवरण देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग महेंद्र वर्मन शैली को लेते हैं। महेंद्र वर्मन शैली, महेंद्र वर्मन शैली बच्चों, इस शैली को मंडप शैली भी कहते हैं। मंडप शैली भी कहते हैं।
मंडप शैली भी कहते हैं। क्या है बच्चों कि ये मंदिर जो होते थे इस शैली के जो मंदिर होते थे, इस शैली के मंदिर जो है वो साधारण स्तंभ युक्त बरामदे होते, साधारण स्तंभ युक्त बरामदे होते थे। महेंद्र वर्मन शैली की जो खास बात है बच्चों वो यही है कि ये साधारण मंदिर जो है, मंडप मंदिर होते थे, ये साधारण जो है कहा जाता है कि चट्टानों को काटकर इन मंदिरों को बनाया जाता था, जो साधारण स्तंभयुक्त बरामदे होते थे। इन्हें चट्टानों को काट करके मंडप की आकृति में ढाला जाता था। समझे बच्चों, इनको जो है ढाला जाता था। इनके जो पिछला भाग होता था, पिछले भाग में गर्भगृह होता था। इनके पिछले भाग में क्या होता था? पिछले भाग में गर्भगृह होता था। और यहाँ बने हुए अगर पंच पांडव गुहा मंदिर में का उदाहरण देखें, पंच पांडव, उदाहरण के लिए पंच पांडव गुहा मंदिर, जिसमें इस पंच पांडव गुहा मंदिर जो मैं आपको बतला रहा हूँ, इसमें देखिए कि मंदिर में एक तरफ कृष्ण को गोवर्धन पर्वत को, जिसमें एक तरफ कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाए हुए दिखाया गया। एक तरफ कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाए हुए दिखाया गया है। यानी पंच पांडव गुहा मंदिर है जिसमें एक तरफ कृष्ण को गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए दिखाया गया है, तो दूसरी तरफ उन्हें गाय को दूहते हुए दिखाया गया है। दूसरी तरफ उनको गाय को दूहते हुए दिखाया गया है। दिखाया गया है। इसके अलावा विष्णु मंडप और उदाहरण के रूप में भी हम देख सकते हैं, अन्य बहुत सारे उदाहरण भी आप उसमें देख सकते हैं। उदाहरण के लिए इनको हम शामिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है। पंच पांडव मंडप, विष्णु मंडप, ये सब बनाए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि महेंद्र वर्मन शैली की जो खास बात है वो ये है कि चट्टानों को काटकर मंदिर बनाए गए। मंदिर की जो संरचना, जिसे हम मंडप कहते हैं, और ये मंडप साधारण स्तंभयुक्त बरामदे होते हैं। मंदिर की पीछे की दीवार में गर्भगृह होता था। और इसमें एक जो पंच पांडव मंदिर दिखाई गई है, उसमें आपको मैंने बताया कि एक तरफ गोवर्धन पर्वत को कृष्ण भगवान उठाए हुए हैं, दूसरी तरफ गाय को दूह रहे हैं। तो इस तरह से ये मंदिर जो है, जो पल्लव काल के महेंद्र वर्मन शासक के काल में शुरू हुई, यह द्रविड़ कला का आरंभ है, इसको हम मान सकते हैं। धीरे धीरे इन मंदिरों की जो है प्रकृति में, इनकी संरचना में बदलाव हो रहा है और भव्यता धीरे धीरे आ रही है। और दूसरी शैली के अंतर्गत हम अगर देखें तो जिसको हम कहते हैं मामल्ल शैली, बच्चों, ये नरसिंह वर्मन प्रथम
के काल में ये शैली विकसित हुई है। और इस शैली को हम अगर कहें तो रथ शैली भी कह सकते हैं, रथ शैली भी कह सकते हैं, रथ शैली भी कह सकते हैं। ये भी एक खास बात यह है। और ये खास बात और ये कि ये रथ मंदिर एकाश्मक हैं, एक पहाड़ी से बने हैं। ये रथ मंदिर एकास्मक है। एकास्मक का अर्थ है कि ये एक ही पहाड़ी को काटकर बनाए गए हैं। एकास्मक है, एक ही पहाड़ी को काटकर बनाए हैं। ये खास बात विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जा सकती है। और इन मंदिरों को अगर आप सामूहिक रूप से देखो तो रथ मंदिरों को सामूहिक रूप से सप्त पैगोडा भी कहा गया है। सामूहिक रूप से इन रथ मंदिरों को सप्त पैगोडा कहा गया है। सप्त पैगोडा कहा गया है, इन्हें सप्त पैगोडा कहा गया है। और इनमें भी अगर देखें तो इन मंदिरों में अगर हम खास बात देखें तो जो धर्मराज रथ है वो सबसे बड़ा है। इन मंदिरों में धर्मराज रथ यानी युधिष्ठिर रथ, धर्मराज रथ सबसे बड़ा है। सबसे बड़े थे, ज्येष्ठ थे, इसलिए इनको माना जाता है कि ये सबसे बड़ा है। और उसमें शासक नरसिंह वर्मन की इस रथ पर, इसमें शासक नरसिंह वर्मन की मूर्ति बनी है। मूर्ति बनी है, यानी ये खास बात है। प्रीलिम्स में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस रथ पर नरसिंह वर्मन की मूर्ति बनी है, तो धर्मराज रथ मंदिर जो बना था उस पे इनकी मूर्ति बनी है। और सबसे छोटा रथ मंदिर द्रौपदी का था। यह भी एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटा रथ मंदिर किसका था, तो द्रौपदी का था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अन्य रथों में अगर आप देखें तो अर्जुन रथ, भीम रथ, गणेश रथ, बहुत सारे को भी देख सकते हैं। अन्य रथों में भीम रथ, अर्जुन रथ तथा गणेश रथ। अन्य रथों में भीम रथ, अर्जुन रथ तथा गणेश रथ आदि प्रमुख हैं, ये 8 मंदिरों का समूह है। ये 8 मंदिरों का समूह है। तो इस तरह से भी उनको देख सकते हैं, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जा सकता है। और यही नहीं, अगर आप देखो तो इनका जो इन मंदिरों का निर्माण का जो स्थल है, ये मंदिर महाबलीपुरम में बनवाए गए हैं। इनका स्थल जो अगर आप देखो, वर्तमान में अगर आप इनको देखेंगे तो ये
तमिलनाडु में पड़ेंगे। वर्तमान में ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। ये भी एक खास बात है। और यहाँ रथ मंदिर मूर्ति कला का भी सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ के मंदिर मूर्ति कला का भी सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि जो मूर्तियां बनाई गई हैं बच्चों, वो भी विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी गई कि रथ शैली में ये मंदिरें बनी हैं। इन मंदिरों में जिनका जिनका रथ है, जिनको जो है स्पेशली बनाया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि धर्मराज रथ पर नरसिंह वर्मन की मूर्ति है, तो उस मूर्तियों की संरचना में भी एक कलात्मकता दिखती है जो मूर्ति कला की श्रेष्ठता को, उसकी भव्यता को व्यक्त करती है। तो रथ मंदिरों के अंतर्गत हम इन बातों को देखते हैं कि कैसे ये मंदिर जो है बनाए गए, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय माने जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें अगली शैली के रूप में राजसिंह शैली को, राजसिंह शैली, तीसरी शैली कौन सी है? राजसिंह शैली। राजसिंह शैली, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह के नाम पर राजसिंह शैली का जो है हम निर्माण देखते हैं। बच्चे स्पष्ट कर दूं कि ये इस शैली में संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। यानी स्ट्रक्चरल मंदिर, कहने का मतलब यह है कि इसमें ईंट एवं पत्थरों से मंदिर निर्माण शुरू किया गया। ये एक खास बात है। और उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर जो है बच्चों, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है, जिसमें शिव पार्वती नृत्य प्रतियोगिता को दर्शाया गया है। जिसमें शिव पार्वती नृत्य प्रतियोगिता को दर्शाया गया है। समझ गए? तो राजसिंह शैली में ये जो है खास बात है। और इसी शैली में बना एक महाबलीपुरम में तटीय मंदिर है। इसी शैली में बना महाबलीपुरम का तटीय मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय जो है माना जाता है। ठीक, ये ग्रेनाइट से निर्मित है। तटीय मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित किया गया है। और इस मंदिर को तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इस मंदिर को
यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। मतलब ये भी एक विशेष रूप से उल्लेखनीय बात है बच्चों कि किस तरह से इस मंदिर को जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, इसे भी हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आखिर कुछ तो खास बात होगी जो इसे विश्व विरासत सूची में, तो इसका ग्रेनाइट से निर्मित होना और इस महाबलीपुरम के तट पर तटीय मंदिर के रूप में इसका निर्माण होना, ये इसकी एक स्पेसिफिक विशेषता को बताता है। अंतिम शैली के रूप में हम नंदीवर्मन शैली की बात करते हैं। नंदीवर्मन शैली, बच्चों आपको बता दें कि इस शैली में मंदिर अत्यंत छोटे छोटे बनने लगे। इस शैली में मंदिर अत्यंत छोटे छोटे बनने लगे, अत्यंत छोटे छोटे बनने लगे, अत्यंत छोटे छोटे बनने लगे, जो उनकी राजनीतिक आर्थिक स्थिति में कमजोरी को भी दर्शाता है। जो इनकी राजनैतिक कमजोरी को भी दर्शाता है, कमजोरी को भी दर्शाता है, जिनकी क्या राजनीतिक कमजोरी को भी दर्शाता है। अगर इसके उदाहरण को हम देखना चाहे तो मुक्तेश्वर मंदिर इस शैली के मंदिर के उदाहरण के रूप में मुक्तेश्वर मंदिर को देख सकते हैं। तो ये पल्लव मंदिर की खास बात रही। कभी कभी बच्चों पल्लव मंदिर कला पर भी आपसे स्पेशली प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्राविड़ कला शैली के अंतर्गत पल्लव शासकों ने किस प्रकार विविध शैलियों से युक्त मंदिरों का निर्माण किया। तो इसमें आपको चारों मंदिरों को उदाहरण सहित, स्थान सहित बताना है, विशेषता के साथ, कि महेंद्रवर्मन शैली में साधारण स्तंभ युक्त बरामदे थे, मंडप शैली थी। फिर मामल्य शैली में एकास्मक मंदिर एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए, रथ शैली में बनाए गए, विभिन्न रथ हैं, 8 मंदिरों का समूह है, सप्त पैगोडा वगैरह को आप दिखाएंगे। दूसरे राजसिंह शैली में आप दिखाएंगे कि ये संरचनात्मक मंदिर हैं, यानी ईंट पत्थर से मंदिरों का निर्माण किया गया, मंदिरों में एक भव्यता देखने को मिलती है। और उदाहरण के लिए आप कैलाशनाथ मंदिर को बताएंगे, इसमें ये इस बात को भी शेयर किया गया है कि भगवान शिव माता पार्वती के नृत्य को इस मंदिर में दर्शाया गया है, एक खास बात है। इसके अलावा देखिए तो एक उदाहरण के रूप में जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है, आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, वह है महाबलीपुरम का तटीय मंदिर। ये ग्रेनाइट से बनाया गया है और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया। ये एक उपलब्धि की बात है। चौथी जो कला शैली जिसे हम नंदीवर्मन शैली कहते हैं, इस शैली में मैंने आपको बताया कि मंदिर अत्यंत छोटे होते गए और ये छोटा होना पल्लव शक्ति की कहीं न कहीं राजनीतिक कमजोरी, आर्थिक कमजोरी को भी दर्शाता है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता जब कमज़ोर हो जाती है तो आर्थिक शक्ति अपने आप ही कमज़ोर हो जाती है। तो राजनीतिक कमजोरी को दर्शाता है छोटे होते मंदिरों का। और ये मंदिर में वो भव्यता, वो आध्यात्मिकता, वो प्रभावोत्पादकता, दिव्यता दिखाई नहीं देती जो इसके पहले के मंदिरों में
दिखाई देती है, स्पेशली अगर आप राज सिंह शैली के मंदिरों को देखें। लेकिन पल्लव काल में द्राविड़ कला शैली को वास्तव में एक आधार मिला और इसी मजबूत आधार पर इस शैली में और जो है नए नए आयाम जुड़े और इसमें भी प्रभावशाली लक्षण जुड़ते गए और भव्यता इसमें आती गई। और ये स्पेशली चोल शासक जब सत्तासीन हुई तो चोल काल के शासकों ने इसको जो है एक भव्यता प्रदान की। तो इस तरह से हम पल्लव शैली के अंतर्गत इन बातों को देख सकते हैं।